नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। इस समाज के नेता और सदस्य जो थे वो निम्न जाति के लोग थे और समाज का उद्देश्य सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। ज्योतिबा फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन और गुलामी के विरुद्ध कार्य किया। उनके ये कार्य जन सामान्य के प्रेरणा स्रोत बने। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। ज्योतिबा फूले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। उनके आंदोलन ने समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करके दलितों की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक कहा तथा अपनी पत्नी की सहायता से पुणे में एक बालिका स्कूल की भी स्थापना की और महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर विधवा पुनर्विवाह का कार्यक्रम भी इन्होंने शुरू किया। मुस्लिम सुधार आंदोलन 19वीं 20वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार आंदोलन में मुस्लिम समाज में भी सुधार हुए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ मुस्लिम सुधारक हुए जिन्होंने मुसलमानों के उत्थान के लिए प्रयास किए। इस दिशा में मौलवी चिराग अली अग्रणी थे। वे अंग्रेजी शासन के हिमायती थे। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी राज्य को स्वीकार कर उसकी सहायता से अपना उत्थान करने का आह्वान किया। वे स्त्रियों की दशा में भी सुधार लाना चाहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से 1863 ईस्वी में कोलकाता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। 1807 ईस्वी में देवबंद में मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए मदरसा की स्थापना की गई। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज के सबसे बड़े सुधारक सैयद अहमद खां थे। उन्होंने अपने अनुयायियों की मदद से, जिनमें थे प्रमुख रूप से चिराग अली, अल्ताफ़ हुसैन अली, नज़ीर अहमद, मौलाना शिवली नुमानी, ये सब थे, इनकी मदद से एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन चलाया। सर सैयद अहमद खां भी अंग्रेजी सरकार के भक्त और उनके हिमायती थे। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार और मुसलमानों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उनका मुख्य लक्ष्य मुसलमानों के कुलीन वर्ग को बदलती परिस्थिति के अनुसार ढालकर पाश्चात्य शिक्षा के प्रति आकर्षित कर उनका सामाजिक और राजनीतिक उत्थान करना था। वे मुसलमानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और वे चाहते थे कि मुसलमान अपनी सदियों पुरानी जो रूढ़िवादिता है और मानसिकता है उसको त्याग दें और वे आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन से प्रभावित थे और इस्लाम के साथ इसका सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। अपने विचारों की व्याख्या के लिए उन्होंने 1870 ईस्वी में उर्दू पत्रिका है तहज़ीब उल अखलाक का प्रकाशन शुरू किया। वे कुरान को इस्लाम का आधार मानते थे। उन्होंने इस्लाम में प्रविष्ट सामाजिक कुरीतियों की निंदा की और उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया। धार्मिक सहिष्णुता में भी वे विश्वास करते थे। वो शुरू में सांप्रदायिकता के विरोधी थे और हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करना चाहते थे। सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक उपलब्धियों को ग्रहण करने के लिए भी कहा और इसी उद्देश्य से वे मुसलमानों की शिक्षा के लिए एक विशिष्ट केंद्र की स्थापना करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। वे मुसलमानों को राजनीति से अलग रखना चाहते थे। उन्होंने भारत में प्रजातंत्र की स्थापना की मांग का विरोध किया। उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षाओं और कांग्रेस की गतिविधियों का भी विरोध किया। इसके बदले 1888 ईस्वी में उन्होंने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस का विरोध करना था। उन्होंने मुसलमानों को एक अलग वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया और उनके लिए विशेष राजनीतिक सुविधाओं और आरक्षण की मांग की। इसके दूरगामी जो परिणाम थे वो बहुत भयंकर निकले। सांप्रदायिकता और पृथकतावाद को इसकी वजह से बढ़ावा मिला और इसके बावजूद मुस्लिम समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित करने, उन्हें आधुनिक बनाने और अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रमुख कार्य सर सैयद अहमद खान ने किया। अहमदिया आंदोलन ये 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार करने के लिए शुरू किया था। 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था।
इसने मुस्लिम समाज में सुधार लाने तथा उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया। इसने गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध जिहाद को बंद किए जाने की मांग की तथा भारतीय मुसलमानों के बीच पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। ये आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियानगर से शुरू हुआ था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की जो व्याख्या की वो अपनी पुस्तक बराहीन अहमदिया में की है। पारसी धर्म और समाज सुधार आंदोलन। पारसी धर्म और समाज सुधार के लिए दादा भाई नौरोजी तथा एस बंगाली ने प्रमुख रूप से कार्य किया। इन्होंने पारसियों की सामाजिक दशा सुधारने और पारसी धर्म का पुनरुत्थान करने हेतु 1851 ईस्वी में रहनुमाई मजयासना सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुद्धार तथा पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनर्स्थापित करना था। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका निकाली गई, राफ्त गोफ्तार। पारसी धर्म की मान्यताओं और रीति रिवाजों में इस सभा ने बहुत अनेक परिवर्तन किए और सुधार किए। इन्होंने पारसी महिलाओं की स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया तथा विभिन्न बुराइयां थी जैसे पर्दा प्रथा इत्यादि, इन सब का विरोध किया। और ये सभा स्त्रियों की विवाह की उम्र में वृद्धि और स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा देने की पक्षधर थी। पारसियों ने भी अपने सुधार के साथ साथ देश के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान में भी योगदान दिया। सिख सुधार आंदोलन। सिखों ने भी इस धार्मिक जागृति के प्रभाव में अपने सामाजिक जीवन को विशुद्ध बनाने का प्रयास किया। 1873 ईस्वी में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन शुरू हुआ। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा दूसरा सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली जो ईसाई मिशनरीज हैं और हिंदू रूढ़िवादियाँ हैं उनके विरुद्ध संघर्ष करना। अपने पहले उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिंह सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूल की स्थापना की। लेकिन इस सभा के प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली आंदोलन शुरू हुआ। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारा प्रबंध सुधारना था। इसके अलावा प्रधान खालसा दीवान नामक एक केंद्रीय संस्था का भी निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य समाज व शिक्षा की दृष्टि से सिखों में सुधार करना था। ईसाई धर्म में भी सुधार हुआ। भारतीय ईसाइयों में भी नवजागरण उत्पन्न हुआ, परंतु उनमें अंधविश्वास और रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत कम थी, अतः उनमें सुधार और परिवर्तन जो हुआ अपेक्षाकृत कम ही हुआ। विवेकशील ईसाई पादरियों और दूरदर्शी जो ईसाई धर्म अधिकारियों ने भारतीयों में प्रचलित अनेक धार्मिक प्रथाओं जो पश्चिमी प्रभाव से अलग थी, भिन्न थी, के अंतर को दूर करके एक विशाल संगठन स्थापित करने की चेष्टा की। प्रारंभ में ईसाई धर्म प्रचारकों ने शिक्षा प्रसार के लिए विद्यालय स्थापित किए तथा आदिवासियों व दलित वर्गों को ईसाई धर्म में सम्मिलित किया। इन नवीन ईसाइयों को शिक्षा की सुविधा देकर उनकी दशा सुधारने का प्रयास किया गया। इसके अलावा अनाथालय, औषधालयों, विद्यालयों आदि परोपकारी संस्थाओं के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों ने जनता की सेवा की। 20वीं शताब्दी में भी सुधार आंदोलन हुए। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन में मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र में सुधार पर ज़्यादा जोर दिया गया, यदि भी इसके साथ साथ सामाजिक कुप्रथाओं को भी हटाने का प्रयास किया गया था। परंतु 20वीं शताब्दी में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने की कोशिश की गई। यह सुधार आंदोलन उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका समाज के सभी वर्गों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन ने भी समाज सुधार का कार्य किया। जो व्यक्ति धार्मिक रूप से कट्टर और रूढ़िवादी थे, उन लोगों ने भी समाज सुधार में सहयोग दिया। इस जो 20वीं शताब्दी में जो सुधार आंदोलन हुए, इसके दो मुख्य लक्ष्य थे। एक तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना तथा दलित वर्गों का उद्धार और अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करना था, और इस प्रयास में अनेक संस्थाओं ने योगदान भी दिया। भारत में स्त्रियों, विशेषतः जो विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी उस समय। 19वीं शताब्दी में सती प्रथा के उन्मूलन से उनकी स्थिति कुछ सुधरी भी, फिर भी अनेक कुप्रथाएं, उस समय कुव्यवस्थाएं प्रचलित थी। हिंदू और मुसलमानों में समान रूप से बहुविवाह प्रचलित था। पर्दा प्रथा की कठोर व्यवस्था थी। बाल विवाह का प्रचलन था और विधवाओं पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध लाद दिए गए थे। हिंदू स्त्रियों को संपत्ति और उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों से वंचित रखा गया। मुसलमान समाज में तलाक के नियमों का दुरुपयोग किया जाता था। स्त्रियों में शिक्षा का अभाव था।
हिंदू तथा मुस्लिम वर्गों की स्त्रियां समान रूप से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरुषों पर ही डिपेंड थी। अतः 20वीं शताब्दी में इनकी स्थिति को सुधार करने का प्रयास शुरू हुआ। आर्य समाज ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए उत्तर तथा दक्षिण भारत में अनेक विधवा आश्रम खोले गए। दक्षिण में श्री D.K. कर्वे ने हिंदू विधवा आश्रम और उत्तर में सर गंगाराम ने लाहौर में विधवा विवाह सहायक सभा की स्थापना की। बाल विवाह भी रोकने की कोशिश की गई। बड़ौदा राज्य ने 1901 ईस्वी में विवाह की न्यूनतम आयु लड़के की 16 और लड़की की 12 तय की गई। श्री हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट बना 1928 ईस्वी में, जिसके द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी प्रयास किए गए, उन्हें समान अधिकार प्रदान किए गए। पर्दा प्रथा को समाप्त किया गया। स्त्रियों की चिकित्सा सुविधा के लिए लेडी डफरिन हॉस्पिटल खोला गया। उन्हें आर्थिक और व्यावसायिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाया गया। स्त्रियों को भी संपत्ति और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार और तलाक की सुविधा प्राप्त हुई और बाल विवाह, बहुविवाह और पर्दा प्रथा भी समाप्त हो गई। स्त्रियों में शिक्षा के विकास के साथ साथ राजनीतिक चेतना का भी उद्भव हुआ। फलतः 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा उन्हें मताधिकार का भी अधिकार मिला। इसका लाभ उठाकर स्वतंत्रता के पूर्व भी अनेक स्त्रियां विधानमंडलों में प्रवेश पा सकी थी। स्वतंत्रता के पूर्व बंगभंग आंदोलन, होम रूल आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नारी मुक्ति के लिए 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई, जिसमें नारी स्वतंत्रता और समानता के लिए कड़ा संघर्ष किया गया। इसी प्रकार अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन भी स्थापित हुआ। वेश्यावृत्ति उन्मूलन और वेश्याओं की स्थिति को भी सुधारने के प्रयास हुए। अस्पृश्यता का अंत और हरिजनोद्धार। हिंदू समाज की सबसे बड़ी बुराई जाति प्रथा और छुआछूत की भावना थी। जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का एक विकृत रूप था। इस व्यवस्था में हिंदू समाज के एक वर्ग अछूतों को समाज से अलग कर दिया गया था। उन पर अनेक प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध लाद दिए गए थे। उनका स्पर्श, यहाँ तक कि छाया भी सवर्णों के लिए वर्जित थी। उनके खान पान, रहन सहन के तौर तरीके और निवास के निश्चित और कठोर नियम बने हुए थे। वे सवर्णों द्वारा प्रयुक्त जो कुएं और जलाशय थे उससे भी पानी नहीं पी सकते थे। मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था। शास्त्रों का अध्ययन, पूजा पाठ, यज्ञ, ये सब उनके लिए वर्जित थे। उन्हें उच्च और सम्मानजनक नौकरी में प्रवेश नहीं मिलता था। भूमि के स्वामित्व संबंधी अधिकार भी उन्हें नहीं थे। उनका कार्य सवर्णों की सेवा और अन्य अपवित्र जितने भी कार्य थे वो उनको करने थे। जाति व्यवस्था भी भीषण रूप से व्याप्त थी उस समय। विभिन्न जातियों के खान पान, विवाह संबंधी नियम और अन्य सामाजिक नियम उस समय निश्चित थे। फलतः हिंदू समाज में आंतरिक कलह और फूट विद्यमान थी। तो जाति प्रथा को समाप्त करने में अंग्रेज सरकार की नीतियों और भारतीय समाज सुधारक दोनों ने योगदान दिया है। आवागमन के आधुनिक साधनों जैसे रेल, बस, इन सब के विकास और औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया, कानून के समक्ष समानता की नीति, शिक्षा प्रसार, इन सब ने जाति प्रथा के बंधन ढीले किए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं ने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। 1917 में विट्ठल भाई पटेल ने जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया और 1922 में जाति व्यवस्था को भंग करने के लिए एक संस्था भी स्थापित की गई। महात्मा गांधी ने हरिजनों को समानता का दर्जा दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए। उन्होंने अछूतों को हरिजन कहा और उनके उद्धार के लिए अनेक प्रयास किए और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई। और अन्य नेताओं जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपना सारा जीवन हरिजनों के उद्धार में लगाया। उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की। अपने प्रयासों से वह विधानसभा में हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित करवाने में सफल हुए। हरिजन नेताओं ने अपने हितों की सुरक्षा और अधिकारों की मांग के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद जैसी संस्था बनाई तथा दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध हरिजनों ने स्वाभिमान आंदोलन चलाया। इन सब के परिणाम स्वरूप हरिजनों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुए। उन्हें मंदिर में भी प्रवेश मिला, छुआछूत समाप्त हुआ, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरी, शिक्षा का विकास हुआ, उन्हें राजनीति में भाग लेने का मौका मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जाति व्यवस्था की असमानता, अस्पृश्यता को कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया गया तथा
हरिजनों और अन्य दलित वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। तो इस प्रकार 20वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन ने स्त्रियों और हरिजनों को समानता और स्वतंत्रता प्रदान की। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो धर्म और समाज सुधार आंदोलन हुए उसके क्या परिणाम निकले? 19वीं शताब्दी में जो हुए इससे भारतीयों की मानसिकता में बदलाव आया और नई चेतना का विकास हुआ। इसने भारतीय धर्म, समाज, साहित्य, राजनीति, कला, कौशल को प्रभावित किया, प्रत्येक क्षेत्र में सुधार और विकास किए। इन प्रयासों के फलस्वरूप 20वीं शताब्दी में भारतीयों में आमूल परिवर्तन आए तथा राष्ट्रीयता के विकास में भी मदद हुई। तो धार्मिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया? भारत में रहने वाले विभिन्न संप्रदायों की धार्मिक स्थिति बहुत जटिल और रूढ़िवादी थी। हिंदू धर्म विशेष रूप से कर्मकांडी और अंधविश्वासी और रूढ़िवादी था। अतः अनेक धर्म सुधारकों ने हिंदू धर्म के उत्थान और उसको व्यापक और सर्वग्राही बनाने का प्रयास किया। अंधविश्वास को समाप्त करने का प्रयास किया, बलि, यज्ञ, पुरोहितों के महत्व को नकारा तथा सत्य, ज्ञान, चिंतन, मनन और वेद का सहारा लेकर भारतीय धर्म का पुनरुत्थान किया। इस क्षेत्र में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। इनके प्रयासों से भारतीयों की धार्मिक जड़ता समाप्त हुई और इसी प्रकार मुसलमानों, सिखों, पारसियों तथा ईसाइयों ने भी अपने अपने धर्म को नई दिशाएं प्रदान की। सामाजिक नवजागरण हुआ। भारतीय समाज भी अनेक कुप्रथाओं से ग्रस्त था। जाति प्रथा, छुआछूत की भावना, अशिक्षा, बाल विवाह, बहुविवाह, शिशुवध, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी उस समय। तो स्त्रियों में विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी क्योंकि इन सामाजिक व्यवस्थाओं को धार्मिक संरक्षण प्राप्त था, अतः इन्हें दूर करना बहुत मुश्किल कार्य था। परंतु जब धार्मिक क्षेत्र में सुधार आंदोलन हुए तो उनके चलते समाज सुधार भी संभव हो सका। लगभग सभी धर्म सुधारकों और उनके द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं उन्होंने धर्म सुधार के साथ साथ समाज सुधार के भी कार्य किए। कुछ उदारवादी अंग्रेजों ने भी इस क्षेत्र में भारतीयों की सहायता की। 19वीं शताब्दी में सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, दास प्रथा और छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया गया। विधवाओं की भी दशा सुधारने की कोशिश की गई। स्त्रियों को भी शिक्षा की व्यवस्था की गई। पर्दा प्रथा को समाप्त करने और विदेश यात्रा पर से धार्मिक प्रतिबंध हटाने का प्रयास किया गया। इस दिशा में ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ने विशेष भूमिका निभाई। नई मानसिकता का विकास हुआ। धर्म सुधार आंदोलन ने भारतीयों में नवचेतना जागृत की। पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रभाव में आकर अपने जितने भी अंधविश्वासी और रूढ़िवादी मान्यताएं थी उनको वो त्यागने लगे और अब वे तर्क और बुद्धि का सहारा लेकर मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने लगे। आस्था के बदले बुद्धिवादी विचारधारा के विकास ने भारतीयों की प्रगति में सहायता पहुंचाई। उनकी कूपमंडुकता भी समाप्त हो गई। वे पाश्चात्य जगत में होने वाली राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियों से भी परिचित और प्रभावित हुए। उनमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जगी तथा उनमें आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना भी जगाने का कार्य किया गया। प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति भी उजागर हुई। 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य विद्वानों के अलावा भारतीय विद्वानों और धर्म सुधारकों ने प्राचीन भारत का जो विस्मृत इतिहास था और गौरव था उसको उजागर करने का प्रयास किया। भारतीय सुधारक और विद्वानों ने भारतीयों में अपने देश के प्रति गौरव की भावना जगाने और विदेशी सत्ता के विरुद्ध भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से कार्य किया। कोलकाता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ने भारतीय इतिहास को जागृत करने का प्रयास किया। जेम्स फर्ग्यूसन, हेवेल, पर्सी ब्राउन, भंडारकर, स्मिथ, एल्फिंस्टन जैसे विद्वानों ने अपने अनुसंधान यानी खोजों और लेखों द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास को वो प्रकाश में लाए। इस दौरान साहित्यिक प्रगति भी हुई। साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हुई। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विकास ने अनेक प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद संभव कर दिया। भारतीय इन्हें पढ़कर अपने धर्म और दर्शन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। पाश्चात्य जगत भारतीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हो सका। भारतीयों के अलावा यूरोपियन ने भी अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया, जैसे विल्किंस ने गीता का और मैक्स मुलर ने वेदों का इंग्लिश में अनुवाद प्रकाशित किया। इसी प्रकार जॉन्स ने मनुस्मृति और शकुंतला का और कॉलब्रुक ने पाणिनि के व्याकरण और हितोपदेश का संकलन किया। अनेक ग्रंथों का भी जर्मन और फ्रेंच अनुवाद प्रकाशित किया गया। संस्कृत साहित्य के प्रति लोगों की भी रुचि जागी और सारा विश्व संस्कृत साहित्य से भी परिचित हुआ। इससे भारतीयों के गौरव में वृद्धि हुई।
प्रादेशिक भाषाओं का विकास और वैज्ञानिक उपलब्धियां भी प्राप्त हुई। संस्कृत साहित्य के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं साहित्य का विकास हुआ। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु आदि प्रादेशिक और क्षेत्रीय भाषाओं में महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद किए गए। इसके अलावा इन भाषाओं में नए साहित्य की भी रचना की गई, जिसने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया और विदेशी दासता से मुक्ति और सामाजिक उत्थान का संदेश भारतीयों को दिया। 19वीं-20वीं शताब्दी में साहित्य और भाषा के विकास के साथ साथ अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए गए। रामानुजम, जगदीश चंद्र बसु और सीवी रमन, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर जैसे वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान और अन्वेषणों से वैज्ञानिक जगत में भारत की प्रतिष्ठा स्थापित की। कला और औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हुआ। भारतीय पुनर्जागरण ने कला और औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया। हेवेल और सिस्टर निवेदिता के प्रयासों से भारतीय चित्रकला को नया जीवन मिला। कला के विकास के लिए अनेक कला केंद्रों की स्थापना की गई, जिनके द्वारा संगीत, नृत्य, चित्रकला और वास्तुकला को विकसित किया गया। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हुई। कृषि पर आधारित रहने के बावजूद जो उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, उनकी पुनर्स्थापना का भी प्रयास किया गया। मध्यम वर्ग का उदय हुआ और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। सुधार आंदोलनों और पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार ने भारत में मध्यम वर्ग का उदय संभव कर दिया। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, राजकीय कर्मचारी इस वर्ग में विशिष्ट स्थान रखते थे। ये वर्ग शुरुआत में अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी सभ्यता का अंधभक्त था, परंतु अंग्रेजी सरकार की जो विभेदी और प्रजातीय नीति से क्षुब्ध होकर, नाराज होकर पश्चिम में हो रहे राष्ट्रीयता, समानता और स्वतंत्रता के संघर्षों से इन्होंने प्रेरणा ली और धीरे धीरे सरकार की नीतियों के ये कटु आलोचक बन गए। इस वर्ग ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो इस प्रकार 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीयों की स्थिति में आमूल परिवर्तन ला दिया। थैंक यू।